एक ऐसा किलर जिसका खौफ पूरे कैलिफोर्निया को था। लोग डर रहे थे घर से बाहर निकलने के लिए, यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल भेजना रिस्की हो गया था। स्कूल बसेस के पीछे पुलिस गाड़ियां चलती थी, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो किलर बच्चों पे हमला न कर दे। ज्यादातर वो यंग कपल्स को टारगेट करता और हर बार कत्ल के बाद पुलिस को एक लेटर मिलता जिसमें उसने अपने कत्ल का कन्फ्यूजन होता और साथ होता एक साइफर, एक कोडेड मैसेज जिसे तोड़ना किसी जीनियस की बस की बात थी। साइफर एक तरह का कोड या एन्क्रिप्शन मेथड होता है जिसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। जब भी जोड़िया कोई साइफर भेजता तो वो उनको कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या धमकी दे रहा था। आधे सॉल्व होते और आधे 50 ईयर्स के बाद सॉल्व होते, आधे तो आज तक सॉल्व नहीं हुए। इसलिए जोड़िया की केमिस्ट्री बन चुकी है। लेकिन ज़हन में यह आता है कि कौन था ये जोड़ियाक, हु इज जोड़ियाक? क्या इसका रियल नेम जोड़ियाक था? क्यों ये लोगों को मारता था और क्यों ये पुलिस के हाथ में नहीं लगा? जानिए इस पूरे डॉक्यूमेंट्री वीडियो। 20 दिसंबर 1968 लेक हरमन रोड वैल्यू का एक आइसोलेटेड एरिया जहां से कभी कोई गाड़ी नहीं होती थी। इस रात बीटलू जेंसन और डेविड फराडो जो कि एक कपल थे, वो लेक हरमन एंजॉय करने के लिए आते हैं। ये देखते हैं कि हमें कोई कार पीछा कर रही है। जैसे ही अपनी कार को पार्किंग कर दे तो वो आदमी कार से निकलकर उनकी तरफ आ रहा था और बिना किसी वार्निंग के उन पर फायर कर देता है। डेविड की आंख के पास गोली लगी। बेटिलू ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे 5 बुलेट्स पीठ पे मारी गई। डेविड 17 साल का था और बेटिलू 16 साल की थी। रात के लगभग 11:10 एक औरत सिटिला ब्रोक्स वहाँ से गुजरती है। उसने देखा एक रेम्बलर कार रोड साइड पे पार्क थी, डोर्स ओपन थे और एक बॉडी ग्राउंड पे पड़ी थी। वो सीन बहुत अनयूजुअल लगा, सो शी गॉट स्कैर्ड। उसने बिना रुके तुरंत बेनिशिया पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, लेकिन जब पुलिस साइड पर पहुंची तब तक दोनों विक्टिम्स की डेथ हो चुकी थी। पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेशन कर रही थे, लेकिन अफसोस उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। और सबसे डरावनी बात, न कोई विटनेस, न कोई टायर मार्कर्स, न फिंगरप्रिंट, सिर्फ हवा, अंधेरा और वो किलर जो अपना साइन छोड़कर निकल चुका था। जोडियाक ने अभी तक अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन उसका खेल शुरू हो गया था। इस केस को ये ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सर्जेंट लेस लुंडब्लैड, डिटेक्टिव सर्जेंट जॉन लिंच, कैप्टन निव नेरलो और डेनियल पीटा का नाम कुछ सोर्सेस में आता है, लेकिन ऑफिशियली लीड इन्वेस्टिगेशन था सर्जेंट लेस लुंडब्लैड, जिन्होंने 6 से 7 महीने तक हर एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, पर कोई सबूत, कोई सस्पेक्ट कुछ भी नहीं मिला। इससे 7 महीने बाद 4 जुलाई 1969 पूरा अमेरिका इंडिपेंडेंस डे का जश्न मना रहा था। फायर वर्कर्स, म्यूजिक, सेलिब्रेशन। लेकिन वैल्यू कैलिफोर्निया के एक कोने में एक इंसान कुछ और प्लान कर रहा था। उस रात 22 साल की डार्लिन फिल्म और 19 साल का माइकल मैग्यू अपने कार में बैठकर बिलो रॉक स्प्रिंग पार्क में पार्कड थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां कपल्स आकर शाम के वक्त शांति से गुजारते थे। रात के लगभग 11:25 बज रहे थे। अचानक एक व्हाइट कलर कार आती है, डार्लिन और माइकल के बिल्कुल पास पार्क होती है। एक आदमी कार से निकलता है, उसके हाथ में टॉर्च थी। वो डायरेक्ट उनकी कार की तरफ टॉर्च मार रहा था जैसे कोई पुलिस ऑफिसर हो। माइकल को लगा पुलिस होगी, लेकिन असली वजह उसे तब समझ आई जब बिना किसी सवाल के उस आदमी ने अपने हाथ में छुपी 9mm लूगर निकाली और गोलियां चला दी। माइकल को पहली गोली फेस पे, फिर नेक में, फिर चेस्ट में। डार्लिन ने भागने की कोशिश नहीं की, शायद शॉक में थी। किलर ने उसके ऊपर मल्टीपल राउंड्स फायर की, चेस्ट, बैक और आर्म्स पर। इस ब्रूटल अटैक के सिर्फ 40 मिनट बाद वैल्यू पुलिस को एक एनिमियस कॉल आती है। यह कॉल किलर की होती है। इस कॉल पर किलर ये बोलता है, I want to report a double murder. If you go on mile east on Columbus Parkway, you will find kids in a brown car. They were shot with a 9mm Luger. I also killed those kids last year. Goodbye. और फिर ये फोन काट देता है। ये फोन कॉल किसी रैंडम पब्लिक बूथ से नहीं किया गया था। यह बूथ वैल्यू पुलिस स्टेशन से सिर्फ कुछ ब्लॉक दूर था। पुलिस ट्रेस करके बूथ पर गई, लेकिन कोई फिंगरप्रिंट, कोई कैमरा, कोई शख्स कुछ नहीं मिला। और जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो पुलिस हैरान हुई कि डार्लिन तो मरी हुई है, लेकिन माइकल अभी भी जिंदा है। वो गोलियों के बावजूद हॉस्पिटल तक ले जाया गया और ट्रीटमेंट के बाद जब उसने पुलिस से बात की, उसने बताया वो आदमी 25 से 30 साल का था, मोटा, गोल चेहरा और करली बाल।
اس نے ڈارک کلوتھس پہنے تھے اور فلش لائٹ سے ہمیں کنفیوز کیا اور یہاں سے زوڈیاک کے سکیچز بننے لگے. ابھی یہ شیور نہیں تھا کہ یہی کلر ہے. 6 جولائی 1969 کے نیوز پیپر میں اس اٹیک کی نیوز چھاپی. پبلک میں ڈر کا ماحول بن گیا. اس وقت تک زوڈیاک نے اپنا نام ریویل نہیں کیا تھا لیکن سسپینس شروع ہو چکا تھا. اس طرح زوڈیاک کا دوسرا اٹیک بھی ہوا میں کھو گیا. کوئی ثبوت نہیں, کوئی انسان نہیں, بس موت.